अगर आप भी पिछले 17 सालों से ईपीसीएल को होल्ड कर रहे होते तो आज के दिन आपका कितना रिटर्न होता, कितना आप डिविडेंड ले चुके होते, हर साल आपको कितना डिविडेंड मिलता, कितना आपका टैक्स कटता, कितना एनुअलाइज रिटर्न होता, कितना डॉलर में रिटर्न होता और कितनी इन्फ्लेशन वगैरह इसमें एडजस्ट होती या नहीं होती। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। चलें शुरू करते हैं। जी, तो ईपीसीएल की मैंने केस स्टडी बनाई है। शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें देख लें कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है ये हर साल की टॉप प्राइस सेलेक्ट की है, ठीक है। यानी उस साल की जो हाईएस्ट प्राइस होगी वो मैंने सेलेक्ट की है और हम हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये कंपनी, अगर हम पिछले 17 सालों से एसआईपी कर रहे होते तो हमें क्या रिटर्न मिलता आज के दिन। तो हर साल हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और 1 जनवरी को हम करेंगे और साल की हाई प्राइस है वो लेंगे, ठीक है, ताकि हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो बिल्ड कर सकें तो हमें पता चल सके ये कंपनी हमें क्या रिटर्न दे सकती थी। तो 2009 में हम शुरू करते हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 27 रुपये हाई प्राइस थी उस वक्त। शेयर हमें मिलते हैं जी 3704। 2009 में ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती, ना डिविडेंड ना बोनस। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 19.25 रुपये हाईएस्ट प्राइस थी और शेयर हमें मिलते हैं जी 5195। ना कोई डिविडेंड मिलता है ना कोई बोनस मिलता है। 2010 में भी, 2011 में भी सेम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 15.87 हाई प्राइस होती है शेयर की और हमें 6301 शेयर मिल जाते हैं। ना डिविडेंड मिलता है ना बोनस मिलता है 2011 में। इसी तरह 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 13.82 हाई प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं जी 7236। इसी तरह 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 6877 हमें शेयर मिलेंगे। 14.55 हाईएस्ट प्राइस होती है उस वक्त शेयर की। 2013 में भी ये कंपनी हमें ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। इसी तरह 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 17.25 हाईएस्ट प्राइस है उस वक्त और शेयर हमें मिलते हैं जी 5797। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 14.14 हाईएस्ट प्राइस है और शेयर हमें मिलते हैं जी 7072। ना कोई डिविडेंड मिलता है ना कोई बोनस मिलता है। 2016 में दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 19 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है 2016 में और शेयर हमें मिलते हैं जी 5263। कोई डिविडेंड नहीं, कोई बोनस नहीं। 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 40.68 हाईएस्ट प्राइस होती है 2017 में और शेयर हमें मिलते हैं 2459। 2017 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है जो कि 0.45 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से होता है और डिविडेंड के बाद में हमें रकम मिलती है जी 22,000 तकरीबन, टैक्स के बगैर। टैक्स की बात हम लास्ट में करेंगे। 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। हाई प्राइस होती है जी 41 और शेयर हमें मिलते हैं 2416। टोटल हमारे पास शेयर हो जाते हैं 52,316। 2018 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 0.8 रुपीज़ पर शेयर और 0.8 रुपीज़ पर शेयर और डिविडेंड के बाद में जो रकम मिलती है वो 41,000 और 41,000। 2019 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 42.49 हाईएस्ट प्राइस होती है इस शेयर की और हमें शेयर बन जाते हैं हमारे 2,353 2019 में और टोटल शेयर बन जाते हैं जी 54,669। 2019 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड अनाउंस करती है, 0.3 रुपीज़ पर शेयर और 0.6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 16,000 और 32,000। तो आपने देखा यहाँ तक कैसे हमने हर साल डिविडेंड देखा है इस कंपनी का, कोई बोनस मिला है तो वो देखा है, ठीक है जी, और हमारे पास टोटल शेयर कितने हो गए वो देखे हैं। अभी हम 2019 में चलते हैं। 2019 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 42.49 हाईएस्ट प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं जी 2353। 2019 में ये कंपनी दो डिविडेंड देती है, 0.3 रुपीज़ पर शेयर और 0.6 रुपीज़ पर शेयर, जिसकी वैल्यू बनती है 16,000 और तकरीबन 32,000 रुपया। आगे हम चलते हैं 2020 में। तो 2020 में भी 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे। 50.23 हाईएस्ट प्राइस होती है 2020 में और हमें शेयर मिलते हैं 1991। टोटल शेयर हो जाते हैं 56,660। तो 2020 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 0.2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 11,000, जो कि हम डिविडेंड वसूल कर लेते हैं। 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 65.45 रुपीज़
हाईएस्ट प्राइस होती है 2021 में, और शेयर हम बनते हैं 1528। टोटल शेयर हो जाते हैं 58,188। 2021 में ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है। पहला देती है जी 1.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, दूसरा मिलता है 0.8, तीसरा 7 रुपये, चौथा मिलता है 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 72,000, 46,000, 4,00,000, 7,000 और 1,74,000 तकरीबन, टैक्स के बगैर। इसी तरह 2022 में 1,00,000 रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं। 93.48 हाईएस्ट प्राइस होती है इस शेयर की, और शेयर हमें मिलते हैं जी 1,070। टोटल शेयर हो जाते हैं 59,258। और 2022 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 5.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, और 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3,25,000, 2,96,000 और 1,48,000। ये तो होगा 2022 का डाटा। 2023 में चलते हैं, दोबारा हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में। 52.39 हाईएस्ट प्राइस होती है, और 1,909 शेयर मिलते हैं 2023 में हमें। टोटल शेयर हो जाते हैं जी 61,160। 2023 में ये कंपनी 4 डिविडेंड अनाउंस करती है, 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से, फिर 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, फिर 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, और 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 61,000, 1,52,000, 91,000 और 1,52,000, जो कि हम डिविडेंड के बाद में बैंक अकाउंट में वसूल कर लेते हैं। 2024 में दोबारा हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 49.79 हाईएस्ट प्राइस होती है, और शेयर हमें मिलते हैं 2008। टोटल शेयर हो जाते हैं 63,175। और 2024 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 1 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 63,000 रुपया। 2025 में दोबारा हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 40.85 हाईएस्ट प्राइस होती है, और 2448 हमें शेयर मिल जाते हैं। टोटल शेयर हो जाते हैं 65,623। 2025 में कोई भी हमें डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि 2009 से लेके 2021 फेब 2026 तक हमें इस कंपनी ने हर साल कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया, और हमने टोटल जो कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया इस कंपनी में। तो अभी हम चलेंगे रिटर्न समरी पे कि टोटल हमें कितना डिविडेंड मिला है, कितना रिटर्न हुआ है, हमें सारी डिटेल में बात करेंगे। रिटर्न समरी में आते हैं 1 जनवरी 2009 से लेके 21 फेब 2026 तक। आप तक हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लेट पहुंचे। शेयर बन जाते हैं हमारे 65,623 टोटल। प्राइस है 21 फेब को तकरीबन 33.75 रुपीज़ इस शेयर की। तो इसकी जो टोटल, अगर हम इसको आज सेल करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 22 लाख। ठीक है, तकरीबन कॉस्ट बेसिस, यानी हमारा खर्चा कितना आया है इस शेयर पे, हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एसआईपी के थ्रू हर साल, 17 लाख रुपए तकरीबन। क्योंकि हम केस स्टडी कर रहे हैं एसआईपी की, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। तो 17 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी आज अगर हम इस शेयर को बेच देते हैं तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आएगा, तो वो आएगा तकरीबन 5,14,000, यानी 30.30%। डिविडेंड के मद में हमने आज तक टोटल कितना पैसा ले लिया है, तो वो तकरीबन ले लिया 21 लाख रुपए का, 127%। ठीक है, परसेंटेज में, यानी 21,59,000 का हमने टोटल डिविडेंड ले लिया है। हमारी कॉस्ट कितनी है, ये 17 लाख, डिविडेंड हमने ले लिया है 21 लाख का तकरीबन। तो टोटल गेन हमें कितना हुआ, 26 लाख का, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी अगर हम इसे आज बुक कर देते हैं तो तकरीबन हमें 26 लाख का प्रॉफिट होगा, जो कि बनता है 157%। आगे हम बात करेंगे एनुअलाइज रिटर्न की। एनुअलाइज रिटर्न इसका बनता है 12.10%। इसी की बेसिस पे आप इस शेयर को दूसरे शेयर्स के साथ, इस शेयर को दूसरे सेक्टर के शेयर्स के साथ, और इस शेयर को दूसरी एसेट क्लास के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि पिछले 17 सालों में इस कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी बगैर टैक्स के। आगे हम बात करेंगे टैक्स के साथ। तो डिविडेंड हमने ले लिया 21 लाख का, कैपिटल गेन हुआ हमें तकरीबन 5,14,000, टोटल हमारे बन गए 26 लाख रुपया। 15% टैक्स देना है हमने डिविडेंड पे। ठीक है, तकरीबन वो बनता है 3 लाख, तकरीबन वो बनता है जी 3,23,000 रुपया।
तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट हो जाती है 18 लाख रुपए। आगे हम बात करेंगे कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन हमारे पास इतना हुआ है, इस पे मैंने अज्यूम किया 15% टैक्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये टैक्स ज़ीरो हो जाए, कम हो जाए, ये डिपेंड करता है एफबीआर की पॉलिसी पे। तो हम इसे अज्यूम ही करते हैं कि 15% ही है, तो वो हमने टैक्स दे दिया इतना 7,72,000। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास, सॉरी, 77,000 रुपया टैक्स जो है। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट होगी जी 4,37,000 रुपया। और टोटल हमारे पास जो नेट में आया वो आया तकरीबन 22 लाख रुपया। ठीक है जी, 17 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 22 लाख हमारा बना आज की डेट तक। ये तो हो गया रुपीज़ टर्म में। अभी हम बात करेंगे डॉलर टर्म में कि डॉलराइज रिटर्न जो है वो कितना बनता है। तो कॉस्ट बेसिस हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हुई है 17 लाख रुपए की, क्योंकि हमने हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इस शेयर में। तो डॉलर में इसकी कॉस्ट बनती है 13,175। ये कैसे मैंने कैलकुलेट की है, ये देखें, 2009 में जो डॉलर का रेट था मैंने वो कैलकुलेट कर लिया, 10 में कैलकुलेट कर लिया, और हम क्योंकि हर साल 1 लाख रुपया लगा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली जितने डॉलर बनते हैं वो मैंने इधर लिख ली। ठीक है, ये देखें, फॉर एग्जांपल 2009 में $1199 बनते हैं। ये देखें 2013 में $932 बनते हैं। 2018 में 719 बनते हैं। ये देखें 2025 में 359 बनते हैं डॉलर, क्योंकि रेट जो है वो बढ़ रहा है, इसी वजह से डॉलर जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो टोटल डॉलर जो बनते हैं इन 17 सालों में 13,175 बनते हैं। तो डॉलर कॉस्ट में हमारी पास ये आ गई इन्वेस्टमेंट। अभी हम बात करते हैं रिटर्न की। तो रिटर्न हमारा बनता है $9,621। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टोटल हमें कितना हुआ इसमें, 73%। ठीक है, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो ये हमने कैलकुलेट किया, ये देखें यहाँ से 26 लाख हमारा प्रॉफिट हुआ, तो 26 लाख को अगर आप कन्वर्ट करेंगे डॉलर में तो ये आएगा 9,621। तो डॉलर में हमारे पास इतना रिटर्न आ गया। यहाँ हमने देख लिया डॉलर का रिटर्न भी। आगे हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। एक्चुअली हम केस स्टडी बना रहे हैं पास्ट हिस्ट्री की, तो पास्ट हिस्ट्री में इन्फ्लेशन को ऐड करना मुनासिब नहीं है। हम नॉमिनल रिटर्न उसी पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन से हमें ये पता चलता है कि आज की जो बाय प्राइस है वो फ्यूचर में कैसे होगी। अगर हम केस स्टडी करते हैं फ्यूचर की किसी भी वैल्यू की, तो फिर हमें इन्फ्लेशन लाजमी ऐड करनी चाहिए, ताकि हमें करंट जो परचेजिंग पावर है वो मालूम हो सके कि फ्यूचर में जो परचेजिंग पावर है वो हमारी कितनी बनेगी। ठीक है, आज के हिसाब से। तो इस तरह पास्ट में मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया। हाँ, अगर कभी फ्यूचर में बनाएंगे तो फिर हम इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो ये थी जी केस स्टडी ईपीसीएल की, जिसमें हमने ये देखा कि 2009 से लेके 2026 तक अगर हम 17 साल हर साल एसआईपी करते 1 लाख रुपए की, तो हमारे पास टोटल कितना रिटर्न आता। ठीक है जी, कितना कैपिटल गेन होता, कितना हमें डिविडेंड मिलता, कितना टोटल रिटर्न होता, कितना एनुअलाइज रिटर्न होता, ये भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि कितना हमारा टैक्स कटता। यहाँ टैक्स में एक और बात ऐड कर लेते हैं कि इसमें मैंने सीडीसी, एनसीसीपीएल और ब्रोकर का कमीशन या और कोई भी टैक्स हो वो ऐड नहीं किया। वो थोड़ा बहुत बनता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो हो सकता है वो आपके कैपिटल गेन से ही निकल जाए। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास ये अमाउंट बनती है। डॉलर में हमारी इतनी कॉस्ट आई है, इतना रिटर्न बना है डॉलर टर्म में। ठीक है, अगर कोई ये जानना चाहता है कि डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बना है तो वो उसकी वैल्यू ये है। परसेंटेज में भी हमने देख लिया इतना है। इन्फ्लेशन हमने देख ली कि इसको हमने ऐड नहीं किया, और डॉलर का हर साल जो रेट है वो भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया। इसमें आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है ये मैंने हर साल की टॉप प्राइस सेलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल, आप इसको मंथली एसआईपी करते हैं या आप बाय प्राइस जो है आपकी कम होती है, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, बेहतर आएगा, जो कि मैंने केस स्टडी की है इससे। क्यों? क्योंकि जब आप बाय प्राइस कम करेंगे तो आपका जो गेन है वो बढ़ जाएगा, डिविडेंड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस सूरत में आपका आईआरआर भी बढ़ जाएगा। ये केस स्टडी हमने बनाई है वर्स्ट केस सिनेरियो में, कि अगर हम हर साल टॉप पे ही परचेज करते जा रहे हैं। तो आप अगर एसआईपी को मंथली पे ले जाएं, वीकली पे ले जाएं, या आप खुद से रिसर्च करके उस शेयर को परचेज करते हैं, तो उसकी ऑफ कोर्स बाय प्राइस कम हो जाएगी और आपका रिटर्न जो है वो अच्छा आ जाएगा। तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।